The Latte Factor by David Butch and John Davidman. हम में से ज्यादातर लोगों की तरह ज़ोई भी अपनी मनचाही जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकती। आखिरी बार कब आप कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए आपने खुद को ये कहकर मनाया कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते? चाहे वो एशिया में आपका ड्रीम डेस्टिनेशन हो या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो। इन सारी चीजों के लिए पैसा, वक्त और एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हम में से बहुतों के पास नहीं है। लेकिन अगर अपने सपनों को हासिल करना और रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना आपकी सोच से ज्यादा आसान हो तो खैर, ज़ोई से मिलिए एक इमेजिनरी कैरेक्टर जिसकी परेशानियां हम में से ज्यादातर लोगों जैसी ही हैं। वो अपनी अच्छी सैलरी वाली जॉब में काफी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए पैसे ना होने की मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाती। इस समरी में हम जानेंगे कि हेनरी नाम के एक बुजुर्ग आदमी की मदद से ज़ोई अपने आप को पैसों की परेशानी से बाहर निकालने में कैसे कामयाब रही। इसके अलावा आप जानेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेनियर बना सकता है, क्यों बजटिंग नहीं ऑटोमेशन फाइनेंशियल कामयाबी का रास्ता है, और कैसे हर रोज $5 बचाना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए काफी है। इस किताब का मेन कैरेक्टर ब्रुकलिन की 27 साल की ज़ोई है, जो एक ट्रेवल मैगजीन में काम करती है। उसकी नौकरी अच्छी है, लेकिन न्यूयॉर्क में रहना काफी महंगा है। ऊपर से उसे स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड लोन भी देना है, और उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई फिजूल खर्ची नहीं है। फिर भी अपने महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से चला पाती है। पैसों की कमी उसकी जिंदगी की एक आम प्रॉब्लम बन गई है। चाहे वो फोटोग्राफी कोर्स हो या दुनिया घूमने का उसका सपना, हमेशा एक ही जवाब होता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हम ज़ोई की स्टोरी 3 साल पहले से जानेंगे। उसके मंडे की सुबह से हमेशा की तरह काम से पहले उसने अपने पास ही कॉफी शॉप हैनेलॉज से एक डबल शॉट लाटे खरीदा। अंदर ब्रुकलिन का कल्चर पता चल रहा था और कैफे की दीवारें आर्ट और तस्वीरों से सजी हुई थी, और उस जगह में एक कंफर्टेबल और हिपस्टर वाइब थी। लेकिन सुबह के वक्त की सी साइड गाँव की तस्वीर ने ज़ोई का ध्यान खास तौर से खींचा। लाटे ऑर्डर करते वक्त उसके पास तस्वीर को देखने के लिए कुछ पल ही थे, लेकिन उससे कुछ अपना सा महसूस हुआ। हाथ में लाटे लिए अपना काम जारी रखते हुए ज़ोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्टेशन पर पहुंच गई। स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें कैफे में मौजूद जैसी फोटो थी। तस्वीर के साथ एक मैसेज था, अगर आपको नहीं पता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है आखिर में आपको मंजिल पसंद ना आए। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। वो कहाँ जा रही थी, उसके सपने क्या थे और उन्हें पूरा करने के लिए वो क्या कर रही थी। इससे पहले कि इसका जवाब हासिल कर पाती, उसे एहसास हुआ कि वो काम के लिए लेट हो रही है। उसने अपने मकसद की तरफ चलना शुरू कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, होम ऑफ ट्रेवल मैगजीन्स, जहां वो काम करती थी। कुछ घंटों बाद बॉस बारबरा के साथ उसके लंच करने का वक्त था। बारबरा ने देखा कि ज़ोई उस दिन कुछ खोई सी लग रही थी और पूछ लिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ज़ोई ने हैनेलॉज में मौजूद उस तस्वीर के बारे में बताया, और ये भी कि अपने लिविंग रूम के लिए ऐसी फोटो अफोर्ड कर पाना वो कितना पसंद करेगी। बारबरा ने ज़ोई को हेनरी नाम के कॉफी बेचने वाले एक बुजुर्ग से बात करने की सलाह दी, जो कि उसी कॉफी हाउस में थे जहां से ज़ोई डेली कॉफी लेती है, और कहा कि उनसे उस फोटो के बारे में पूछो और देखो वो क्या कहते हैं। हेनरी ने ज़ोई को लाटे फैक्टर के बारे में बताया। अगली सुबह ज़ोई हेलेनॉज में उस सी साइड गांव की तस्वीर को ध्यान से देखने के लिए रुकी, जिसके नीचे प्राइस टैग लगा था $1200, एक तस्वीर के लिए महीने भर का किराया। फिर भी उस तस्वीर की खूबसूरती को सराहते हुए और उस आइलैंड के बारे में सोचते हुए जहां ये तस्वीर ली गई थी, वो वहीं खड़ी रही। तभी किसी ने उसे पीछे से टोका, माइकोनॉस, उस आइलैंड का नाम। लगभग अपनी लाटे को गिराते हुए वो हेनरी से मिलने के लिए मुड़ी, वही कॉफी बेचने वाला जिसके बारे में बारबरा ने उसे बताया था। उस तस्वीर के लिए दोनों की ही पसंद जाहिर हो जाने के बाद हेनरी ने ज़ोई से पूछा कि वो उसे खरीद क्यों नहीं लेती है। उसने झेपते हुए जवाब दिया कि वो एक फोटो की इतनी महंगी कीमत अदा करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। हेनरी ने फिर से ऐसा कुछ कहा जिसकी उम्मीद ज़ोई ने नहीं की थी। हेनरी ने कहा कि अगर वो ये लाटे खरीदना अफोर्ड कर सकती है तो फोटो भी अफोर्ड कर सकती है। लेकिन ज़ोई ने इज्जत के साथ उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम के लिए रवाना हो गई। दिन भर उसे हेनरी की बात याद आती रही।
वेडनेसडे की सुबह जोई अपने लाटे लेने के लिए हेलेन हाउस में थी। उसने हेनरी को अपनी फेवरेट फोटो के सामने खड़े देखा। दोबारा बातचीत होने के बाद उसने हेनरी से उनकी पिछली बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। तभी हेनरी ने जोई के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 सीक्रेट शेयर करना शुरू किया। उनमें पहला था कि जोई को सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करना शुरू होगा। इसका मतलब ये देखने के बजाय कि महीने के सभी खर्चों के बाद उसके पास अपने लिए पैसे बचे हैं या नहीं, उसे सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कि इससे पहले कि गवर्नमेंट उससे इनकम टैक्स देने लगे, उसे कुछ पैसे अपने लिए रिटायरमेंट प्लान में रख लेने चाहिए। हेनरी ने आगे कहा, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जोड़ लो और पैसा बढ़ता जाएगा। हर रोज सिर्फ $5 बचाने से कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए 1 साल बाद ये $1855 हो जाएगा और 40 साल बाद $9,48,611। ये सब उस $5 की लाटे की कीमत पर। जोई सोचने लगी, अगर वो कैफे में खर्च करने के बजाय काम के लिए लंच भी घर से ही ले आए तो, अगर वो अपने वर्क वीक में खर्च की आदत बदल दे और हर रोज $25 बचा ले तो कितना जमा कर पाएगी। हेनरी ने कैलकुलेट करके बताया कि 40 साल में $3.4 मिलियन। यकीनन जोई को इस बारे में काफी सोचना होगा। दूसरी सुबह दूसरी लाटे। जोई को फाइनेंस करने के इस सीक्रेट पर यकीन नहीं हो रहा था और उसने अपने सवालों के जवाब पाने के लिए हेनरी से दोबारा मिलने का फैसला किया। लकीली वो मिलने के लिए तैयार थे। जब उसने पूरे पे योरसेल्फ फर्स्ट को समझ लिया तो जोई ने बताया कि वो खुद को लगातार ये कहते रहने के लिए डिसिप्लिन्ड नहीं समझती। हेनरी ने माना कि ये अनरियलिस्टिक नजरिया है। तभी उन्होंने जोई के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा सीक्रेट शेयर किया, बजट नहीं ऑटोमेटिक करो। हेनरी ने समझाया कि कॉरपोरेशन के लिए बजट कारगर हो सकता है, लेकिन जब किसी शख्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की बारी आती है, यह हकीकत में काम नहीं करता। लोग बिजी हैं और उनके पास पैसों के हर लेन देन का हिसाब रखने का वक्त नहीं है। हेनरी ने आगे बताया कि इसका सोल्यूशन ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है, ताकि जब भी उसे अपनी पेमेंट मिले उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स, खर्च और ग्रिड में अपने आप चला जाए। एक बार ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम सेटअप हो गया तो वो अपने आप चला जाएगा। उसके लिए किसी डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं होगी। हेनरी ने कहा कि ज्यादातर कंपनियों के बारे में सोचो, चाहे वो केबल प्रोवाइडर हो या लोकल जिम, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे लेते हैं ना। वो जिस वजह से ऐसा करते हैं उसी वजह से तुम्हें भी करना है। ये सिंपल और कारगर है। जोई को उम्मीद नजर आने लगी थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि पिछली रात उसके एक फ्रेंड ने बताया था कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की बात पुरानी हो गई है। उसने हेनरी से पूछा, इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी किसी को इतना हाई रिटर्न कैसे मिल सकता है? हेनरी का जवाब सिंपल था। 1926 में रिलायबल मार्केट डाटा कलेक्शन शुरू होने के बाद से स्टॉक मार्केट में हर साल 10% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। हाँ, ये साल पर डिपेंड करता है और मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ट्रेंड जारी रहा है। असल में सबसे कंजर्वेटिव स्टॉक पोर्टफोलियो भी तुम्हें 8% का इंटरेस्ट देगी। आखिर में हेनरी ने बताया कि 5, 8 या 10% मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारे प्री टैक्स इनकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगातार बढ़ता ही रहेगा। बस इतना इंश्योर करो कि ये हर महीने तुम्हारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। जोई की बॉस बारबरा ने उसे पैसों से जुड़े 3 मिथ के बारे में बताया। थर्सडे को हेलेनॉस कैफे से बाहर निकलने से पहले जोई की मुलाकात हेनरी के दोस्त बैरन से हुई। हेनरी ने जिंदगी बदलने और फाइनेंस में बैरन की मदद की थी। इसके अलावा बैरी ने जोई को बताया कि हेनरी हेलेनॉस कैफे के मालिक हैं। उसी मिनट से जोई इस मिस्ट्री रियल फाइनेंस के बारे में जानने लगी थी। उसी सुबह बारबरा जोई के डेस्क के पास आई और पूछने लगी कि उसने हेनरी से बात की या नहीं। जोई ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में डाउट्स थे। वो मान चुकी थी कि पैसों को लेकर वो ज्यादा अच्छी समझ नहीं रखती। बारबरा ने अपनी कुछ नॉलेज जोई के साथ शेयर करने का फैसला किया और उसे पैसों से रिलेटेड 3 मिथ के बारे में बताना शुरू किया। बारबरा ने कहा, पहला मिथ ये है कि ज्यादा पैसे कमाना आपको अमीर बनाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम उनकी कम इनकम है, लेकिन असल दिक्कत उनके खर्च करने के तरीके में है। जो ज्यादा कमाते हैं वो बस ज्यादा खर्च करते हैं। सॉल्यूशन, अपनी खर्च करने की आदत को बदलना। फॉर एग्जाम्पल, काम पर खाना ले आने से डेली $15 बचते हैं। बारबरा ने समझाया, दूसरा मिथ ये है कि पैसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। बारबरा उन लोगों की गिनती भूल चुकी थी जितनों ने उसे ये बात बताई थी।
जैसा कि हेनरी ने बताया, इसकी शुरुआत कम से कम $5 से की जा सकती है। बारबरा ने आगे बताया, ये जानने के लिए कि तुम्हें मैथमेटिशियन या वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर होने की जरूरत नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। इसके उलट ये कि पैसे अपने आप बनने चाहिए, इसके लिए तुम्हें हर वक्त फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आखिर में बारबरा ने बताया, पैसों के बारे में तीसरा मिथ है कि बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बनने के लिए कोई होगा। चाहे गवर्नमेंट हो या फैमिली, आप हमेशा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई ना कोई आपकी मदद के लिए होगा। बारबरा ने समझाया कि ये अक्सर हम औरतों के मामले में होता है। हम सोचते हैं कि जब बुरा वक्त होगा तो कोई प्रिंस चार्मिंग कहीं से आकर हमें उड़ा ले जाएगा, लेकिन ये सिर्फ फेयरी टेल्स हैं। जोई को अपना खुद का प्रिंस चार्मिंग बनने की जरूरत है। आखिरी लेसन में हेनरी ने जोई को बताया कि आपको जिंदगी जीने के लिए रिटायरमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप अभी भी कर सकते हैं। फ्राइडे को काम पर जाते वक्त जोई को एहसास हुआ कि उसने हेनरी से 3 में से 2 ही सीक्रेट जाने हैं, इसीलिए उसने तीसरा और आखिरी सीक्रेट जानने का फैसला किया और हेनरी से ज्यादा नॉलेज लेने के लिए हेलेनॉज कैफे पहुंच गई। हेनरी दोबारा बात करने को लेकर खुश हुए और ये पूछने से शुरुआत की कि जोई के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी। कुछ देर सोचने के बाद जोई ने जवाब दिया कि वो अच्छी फोटोग्राफ लेना सीखना चाहेगी और लॉन्ग टर्म के लिए उसका सपना दुनिया घूमने का है। ये बात उसे दुखी कर देती है कि वो एक ट्रैवल मैगजीन के लिए काम करती है लेकिन कभी कंट्री से बाहर नहीं गई। हेनरी ने बताया कि तीसरे सीक्रेट को अमल में लाने का वक्त आ गया है। इसके लिए बचत करना और उसे ऑटोमेटिक करना, ये सब ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में पैसों की फिक्र किए बिना जीने की भी जरूरत है। हेनरी ने पूछा, एक अच्छे फोटोग्राफी कोर्स में कितना पैसा लगता है? जोई ने जवाब दिया, लगभग $600। हेनरी मुस्कुराए। जोई को ड्रीम अकाउंट खोलने की जरूरत थी। अपने पेंशन प्लान के अलावा अगर वो हर रोज $5 बचा लेती है तो 6 महीने के अंदर उसके पास फोटोग्राफी कोर्स करने के लिए काफी पैसे होंगे। लेकिन क्या उसके दुनिया घूमने के प्लान के लिए ड्रीम अकाउंट काफी होगा? उसे तब भी कुछ वक्त के लिए काम बंद करने की जरूरत पड़ेगी। तब हेनरी ने उसे रेडिकल सबैटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, जिसके तहत उन्होंने खुद के लिए 100 कंट्रीज घूमने का वक्त निकाला था। सबसे पहले जिन जगहों पर वो गए थे उनमें से एक ग्रीस था। असल में वो माइकोनोस की फोटो जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ वो हेनरी की ही क्लिक की हुई थी। 3 सीक्रेट समझने के बाद अब जोई जान गई थी कि उसे क्या करना है। सबसे पहले वो अपने ट्रैवल मैगजीन के एचआर के साथ बैठी और पेंशन अकाउंट खोला। उसके बाद उसने 2 ड्रीम अकाउंट खोले, एक फोटोग्राफी कोर्स के लिए और दूसरा वर्ल्ड ट्रेवल के लिए। आखिर में वो बारबरा के साथ बैठी और पूछा कि क्या वो हर साल एक बार अपनी खुद की रेडिकल सबैटिकल ले सकती है, वो अब्रॉड में रहकर काम कर सकती है। बारबरा एक शर्त पर मान गई, जोई उसे पोस्ट कार्ड भेजेगी। तब से 3 साल गुजर गए। जोई ने रेडिकल सबैटिकल ले रखा है। उससे भी ज्यादा ये कि जो फोटोज वो दुनिया भर के ट्रेवल के दौरान क्लिक करती है वो उसी ट्रेवल मैगजीन में पब्लिश होने लगी जहां वो काम करती है। जोई अपनी ड्रीम्स पूरी कर रही है और ये सब $5 की लाठी की असल कीमत पहचान कर हुआ। कुल मिलाकर इस कहानी से हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 सीक्रेट सीखे। शुरुआत अपने लिए प्री टैक्स अकाउंट में पैसे बचाने से कीजिए। बजटिंग की जगह ऑटोमेशन का तरीका अपनाइए। जोई की स्टोरी हमें बताती है कि कैसे ड्रीम अकाउंट खोलकर हम अभी और फ्यूचर में भी अपने सपनों को जी सकते हैं। कुल मिलाकर एक अनस्टेबल सिचुएशन में जीने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको सिर्फ $5 हर रोज सेव करना है, या यूं कहें एक लाठी की कीमत।